भूपेश नाम का लड़का एक नई गाड़ी लेता है। अब वो जब नई गाड़ी खरीदता है तो उसका सोचना था, मानना था कि मैं इस गाड़ी से जिंदगी की शुरुआत तब करूंगा, पहले इस गाड़ी का पूजन मैं अयोध्या राम मंदिर में कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसी सोच के साथ वो अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ लेता है और पहुंच जाता है अयोध्या मंदिर। वहां पर जाने के बाद वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि पहले हम सरयू नदी में स्नान करेंगे घाट पर, उसके बाद ही गाड़ी का पूजन कराएंगे। अब ये सभी लोग सरयू नदी पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जो भूपेश होता है वो अपने दोस्तों से थोड़ा आगे निकल जाता है। अब जैसे ही वो आगे चला जाता है तो पीछे जो दोस्त रह जाते हैं उन्हें एक महिला रोक लेती है और वो महिला कहती है कि अरे भैया, तुम नदी में नहाने के लिए जा रहे हो तो क्या तुम वहां पर फूल नहीं चढ़ाओगे पूजा के लिए। तो ये सभी लोग रुक जाते हैं उस महिला की बात पर और उससे कह देते हैं कि ठीक है, हम फूल दे दो, क्या हम यहाँ पर फूल चढ़ा सकते हैं। तो वो महिला कहती है कि हाँ, सभी लोग यहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि उस महिला को अपने फूल बेचने थे। हालांकि नदी में दोस्तों फूल नहीं चढ़ा सकते, उसे हम प्रदूषित नहीं कर सकते। अब इसके बाद दोस्तों जैसे ही वो लड़के फूल लेते हैं तो 10 रुपए का एक दुन्ना सा था जिसमें फूल रखे होते हैं पूजा के, तो 10 रुपए का एक पड़ता है। तभी ये सारे दोस्त अपने दोस्त को बुलाने लगते हैं जिसका नाम भूपेश होता है और उससे कहते हैं कि भूपेश जल्दी यहाँ पर आ, ये भाभी जी हैं या बहन जी कहें हम इनसे, ये फूल बेच रही हैं और ये कह रही हैं कि पूजा इनके बिन अधूरी है। अब भूपेश दोस्तों जैसे आगे निकल गया था तो वो पीछे मुड़कर जैसे ही अपने दोस्तों के पास और उस महिला के पास आता है तो वो महिला कहीं गायब हो जाती है और छुप जाती है। अब ये सभी खड़े दंग रह जाते हैं और इसके दोस्त भी कहते हैं यार थोड़ी सी ही पीठ फिरी है, लेकिन कहाँ पर चली गई। और ये कम से कम 10 मिनट उस महिला का इंतजार करते हैं क्योंकि उस महिला को इन लोगों को फूल देने हैं। यहाँ पर जो भूपेश वापस लौटकर आया था तो उसको वो महिला ऐसा लग रही थी कि जैसे 4 साल पहले जिस पत्नी से इसने डिवोर्स लिया था शायद उसकी सी शक्ल इस भूपेश को लगती है। लेकिन फिर ये भी मन में ये करता है कि शायद मेरा वहम है। और दोस्तों ये सभी उन फूलों को लेकर स्नान करने के लिए चले जाते हैं। सभी वहां से ये कहकर जाते हैं कि चलो हम स्नान कर ले, इतने ही वो यहाँ पर आ जाएगी और उनको हम फूल दे देंगे। अब ये सब पैसे दे देंगे। अब ये सभी जने सरयू नदी में नहाने लगते हैं। अब जैसे ही सरयू नदी में नहाते हैं दोस्तों तो वहां पर ये महिला इनको छुप छुप कर देख रही है। महिला चुपके से देखती है तो ये लोग गहरे पानी में जाने की कोशिश करते हैं। अब उस महिला के पास एक लड़का होता है, उस लड़की से कहती है कि बेटा जल्दी जाओ और इनसे कहो कि अंकल बीच नदी में मत जाओ, बहाव बहुत तेज है और इसमें आप बह जाओगे। जब ये बात वो बच्चा सुनता है तो जाकर वो किनारे पर कहता है कि अरे अंकल आप ऐसे बीच में मत जाओ वरना आप बह जाओगे, बहाव बहुत तेज है। दोस्तों इन बातों को ये सभी दोस्त सुन लेते हैं, लेकिन जो भूपेश होता है वो फिर भी आगे चलता चला जाता है। अब ये चीज वो महिला छुपकर देख रही थी तो वो एकदम से आती है और सरयू नदी में पैरों तक उसके पानी आ जाता है और जब आवाज लगाती है कि भूपेश जी आप इसमें डूब जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, तुरंत आप बाहर आ जाइए। अब जैसे ही ये आवाज भूपेश सुनता है तो मुड़कर देखता है, वो जो महिला उससे सावधान कर रही है वो कोई और महिला नहीं है दोस्तों, वही महिला है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भूपेश के दिमाग में विचार आया। भूपेश देखकर अपनी 4 साल पुरानी पत्नी को देखकर वहीं पर उसकी आंखों से नीर बहने लगता है और वो रोने लगता है। दोस्तों इधर जो ये महिला है इसका नाम सविता होता है और ये भी भूपेश को देखकर रोने लगती है और इसकी जो साड़ी है मैली सी वो भी थोड़ी सी नदी में भीग जाती है। अब दोस्तों ये दो दोस्त किनारे पर खड़े हैं, जो सीढ़ियों पर खड़े हैं, वो कहने लगते हैं कि अरे भाई तुम दोनों की ऐसी क्या जानकारी है जो तुम एक दूसरे को देखकर रोने लगे, और ये बहन जी ये मोहतरमा तो आपका बहुत ख्याल रख रही हैं। तो यहाँ पर भूपेश कुछ भी नहीं बोलता है, सुबकियों से रोने लगता है, लेकिन फिर दबी सी आवाज में कहता है कि अरे यारो ये तुमसे नहीं पिछनी, ये तुम्हारी वही तो भाभी है जिससे मैं 4 साल पहले अलग हो गया। सभी दोस्त सुनकर हैरान से हो जाते हैं क्योंकि अक्सर भूपेश सविता की बातें अपने दोस्तों को बताया करता, क्योंकि वो दोस्तों 7 महीने ही शादी के बाद एक दूसरे के साथ रह पाए थे। अब यहाँ पर सभी दोस्तों को लालसा बढ़ती है कि भाई तुम अलग क्यों हो गए, तो वो भूपेश से पूछते हैं तो भूपेश कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन सविता से कहते हैं कि अरे भाभी अब तो आप हमारी भाभी जी हो, अब तक तो कंफ्यूजन हो रहा था कि आपसे क्या बोलें, लेकिन क्या आप बता सकती हो कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर सविता दोस्तों अपने आंसू पोंछती और कहती है कि मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है।
अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो बताती है कि मेरी शादी जब हुई थी, इनकी बारात मेरे गांव में गई तो मेरे गांव के कुछ लोगों और इनकी बारात में एक लड़ाई सी हो जाती है जिसमें कई लोगों को चोट आ जाती है। लेकिन उस डीजे के कारण ये लड़ाई होती है गाने बजाने के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी समाज में मेरी शादी हो जाती है और मैं भूपेश के घर दुल्हन बनकर चली जाती हूँ। सभी दोस्तों को अपनी कहानी सुना रही है, लेकिन वो बहुत भावुक हो रही है, अपने आंसू पहुंच रही है। और भूपेश तो जो नदी में खड़ा है थोड़ी सी आगे आकर, वो वहीं पर खड़ा खड़ा रो रहा है। घाट पर कुछ और लोग भी हैं दोस्तों, वो भी अब इस कहानी में थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाने लगते हैं, वो भी सुनने लगते हैं। और ये लड़की अब आगे बताती है, कहती है, शादी करके मैं इनके घर तो चली जाती हूँ, लेकिन मेरा गृह प्रवेश भी नहीं होता है। वहाँ पर इसकी माँ और बहन मुझसे माथा चढ़ा लेती हैं और मुझसे तरह तरह की बातें करती हैं कि तू ऐसी कुलच्छनी है, तुम्हारे गांव वालों ने हमारे बारातियों को, हमारे रिश्तेदारों को बहुत बुरी तरह से पीटा है। कई बार मैं इनकी माता से माफ़ी भी मांग लेती हूँ, कई बार कहती हूँ कि मेरी क्या गलती है। ऐसे पे बात तो हो ही जाते हैं जब एक साथ कई लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन कहाँ सास और बेटी मानने वाली थी। दोनों इस लड़की की, सविता की सास और ननद के साथ अत्याचार दोस्तों करने लगती हैं। बात बात पर ताने मारने, इससे कुलच्छनी कहे बिना वो कुछ भी बात नहीं करती हैं और कहती हैं कि तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन भूपेश के पिताजी नहीं माने हैं और जबरदस्ती तुम्हें यहाँ पर ब्याह कर लाए हैं। मैंने कई बार इनसे शिकायत की कि तुम्हारी माँ और बहन मेरा जीना हराम कर रही हैं, लेकिन दोस्तों वह माँ और बहन भूपेश को कुछ और ही बताया करती और भूपेश के सामने कुछ और ही पेश कर दिया करती। तो भूपेश यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा था कि वो बहू अपनी पत्नी को सही समझे या अपनी माँ और बहन को सही समझे। अब यहाँ पर बताती है सविता कि उसके बाद मेरे पिताजी मुझे लेने के लिए आते हैं। जब मेरी शादी में विवाद हुआ था तो पिताजी भी मुझे 6 महीने में लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई मेरी बेटी को कहीं ये लोग छोड़ ना दें, क्योंकि ऐसी घटना हमारे विवाह में हो चुकी थी। मेरे पिताजी मुझे लेने आ जाते हैं, मैं उनके साथ अपने मायके चली जाती हूँ। अब मैं इनका इंतजार करती हूँ, ना ही तो इनका कोई फ़ोन जाता है और ये लोग मुझे ये भी नहीं कहते कि तुम कब आओगी। भूपेश ने मुझ पर एक कॉल तक नहीं की और मैं इनके इंतजार में बैठी रहती हूँ। अब आप ही लोग बताइए कि अगर मेरा पति मुझ पर फ़ोन नहीं करेगा, कोई डेट फिक्स नहीं की जाएगी शादी के 6 महीने बाद, तो मैं कैसे इनके पास आ सकती हूँ बिना बुलाए। और यहाँ पर वो और रोने लगती है, कहती है कि अभी तो मेरी ज़िंदगी का संघर्ष शुरू हुआ था। दोस्तों को बताती है भूपेश को और आगे चल देते हैं। दोस्तों अब कहती है कि मैंने इनका 1 साल तक इंतज़ार किया, लेकिन उन्होंने कोई भी कांटेक्ट मुझसे करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद सीधे मेरे घर पर इनके नोटिस आते हैं कि ये मुझसे डिवोर्स ले रहे हैं और कोर्ट में जाकर इन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया और मैंने इनको डिवोर्स दे दिया और हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। अब यहाँ पर भूपेश की पत्नी सविता कहती है कि भैया आप एक बात बताइए। सभी दोस्तों से कहती है कि इसमें मेरी या मेरे पिता की क्या गलती है। मेरे पिता ने पूरी जिंदगी की कमाई मेरी शादी में लगाई थी, लेकिन उस कमाई का कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसकी बेटी जवान घर पर ऐसे बैठी है कि जैसे उसका इस दुनिया में कोई भी ना हो। अब और बुरा तो मेरी ज़िंदगी में तब होना होता है कि मैं जब अपने घर रहती हूँ, डिवोर्स हो जाता है, तो हम अपने परिवार में मेरे दादा दादी, 2 बहन भाई हम हैं और 2 मेरे मम्मी पापा हैं। हम इतने सदस्य होते हैं और मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो मेरे पिताजी के कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी हमारा खर्चा उठाने की। और करीबन 1 साल पहले मेरे पिताजी मुंबई काम करते हैं और वहाँ पर एक हादसे का शिकार हो जाते हैं कंपनी में और उनकी मृत्यु हो जाती है। बीते 1 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और इसी तरह मैं फूल बेचकर अपने घर का गुजारा कर रही हूँ। तो तभी यहाँ पर भूपेश नदी से बाहर निकलता है और वो दोस्त भूपेश पर टूट पड़ते हैं, कहते हैं कि यार ये तो तुम लोगों की गलत बात है, इसमें भाभी की क्या गलती है। ऐसे पे बात तो हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ और बहन ने इनके साथ बहुत गलत किया है। तो भूपेश कहता है कि दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी पत्नी सही है और मेरी माँ और बहन गलत है, क्योंकि मेरे सामने वो और ही तरह की बातें रखती हैं। अब भूपेश यहाँ पर सविता के सामने आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो इन सब चीज़ों के लिए। तो सविता कहती है कि अब माफ़ी क्यों मांगते हो, अब तो क्या फायदा, चिड़िया चुग गई खेत। अब तो मैं अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ और मेरे कंधों पर मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे बूढ़े दादी दादा हैं, मेरी माँ विधवा है, मेरा छोटा भाई अभी 18 साल का अब हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। और यहाँ पर सविता अपने फूलों का टोकरा लेकर उठाकर चल देती है। दोस्तों भूपेश अपनी पत्नी को रोकता है और कहता है
कि तुम्हें यहाँ पर फूल क्यों बेच रही हो, तुम कोई और भी काम कर सकती हो। तो यहाँ पर सविता फिर अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताती है। कहती है कि मैंने अपने घर में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगा रखे थे। एक छोटी सी टुकड़ा था जमीन का घर के पास ही, तो उसमें बहुत सारे फूल होते हैं। तभी हमारे एक अंकल आते हैं और वो कहते हैं कि अगर ये फूल अयोध्या में होते तो कम से कम 4000 के फूल होते। तभी मुझे आइडिया आता है, क्योंकि घर में पैसों की बहुत कमी होती है और मैं अपनी जो छोटी सी बगिया थी उससे फूल लाकर अयोध्या में जब पहली बार फूलों की दुकान लगाती हूँ तो पहले ही दिन मेरी 2000 की कमाई होती है, और वो कमाई बिल्कुल मेरी मुफ्त की थी। दोस्तों, सविता 40 किलोमीटर दूर से अयोध्या फूल बेचने आया करती। अब सविता बताती है कि एक दिन तो मेरे फूल बगिया से हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन मैं फूल कहाँ से लेकर आऊं। तभी मेरा छोटा भाई एक मंडी में जाता है और वहां पर पता लगाता है, और वहां पर हम जब हिसाब किताब लगाते हैं कि फूल हम मंडी से खरीदें और अयोध्या बेचे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो 1500 रुपये करीबन बचकर हमारे हाथ में आ जाते। इसी वजह से मैं यहाँ पर फूल बेचती हूँ और अपने परिवार का गुजारा करती हूँ। इन सब चीज़ों को देखकर जो ये भूपेश था ये और जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है लड़के बहुत कम रोते हैं, लेकिन भूपेश भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी के पैर पकड़ लेता है और कह देता है कि मुझे नहीं पता था। सभी दोस्त देख रहे हैं और सभी तालियां बजाने लगते और कहते हैं कि भाभी जी, इतनी माफ़ी आपसे मांगी जा रही है, अब तो आपको भैया को माफ़ करना ही होगा। तो यहाँ पर सावित्री कहती है, सविता कहती है कि भाई अब ऐसा कैसे हो सकता है, मैं और ये अलग हो गए हैं और मैं इनके साथ भी जाऊं तो मेरे घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। अब सभी दोस्त सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि भाभी तुम्हारा भाई कितने साल का है। तो वो कहती है कि अब 18 साल का हो जाएगा। तो सभी दोस्त अच्छे खासे कमाते थे, अच्छी नौकरी करते। तो यहाँ पर वो कह देते हैं कि आपके भाई को काम हम दे देंगे जिनसे आपका घर चल जाएगा और आप अब मेरे दोस्त से शादी कर लो। सभी दोस्त मिलकर यहाँ पर सविता को इतना फोर्स किया जाता है कि वो मना नहीं कर पाती है, लेकिन सविता एक बात कहती है कि मैं उस घर में जाऊंगी ना, फिर यही सब कुछ शुरू हो जाएगा और अब मुझ में झेलने की क्षमता नहीं है। भूपेश हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कह देता है कि सविता, सच में ही मुझे ये नहीं पता था। मुझसे माँ और बहन ये कह दिया करती कि तुम्हारी पत्नी की ही बदौलत है, इसका कहीं कोई चक्कर होगा, तभी उस विवाह में इतनी अड़चन आई थी, इतनी लड़ाईबाजी थी। लेकिन दोस्तों, जो लड़ाई हुई थी वो डीजे के ऊपर हुई होती है। जब ये सब कुछ सुनती है तो सविता और भी रोने लगती है। कहती है कि मेरे चरित्र पर तो आरोप मत लगाइए, अब मैं कैसे तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो भूपेश कहता है कि सविता, तुम मुझे समझती हो, जानती हो, मैं 7 महीने 6 महीने तुम्हारे साथ रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। प्यार नहीं करता तो शायद अब तक मैं दूसरी शादी कर लेता। कई बार मुझे ऑफर आए, कई बार माँ बाप ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि हर वक्त मेरे ख्यालों में और ख्वाबों में तुम थी। अब यहाँ पर ये कहता है कि मैंने अपने माँ बाप की मैं जानूँ, अब की बार मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा, तुम एक बार मेरे साथ रहने के लिए हामी तो भरो। और दोस्तों, सविता कह देती है कि पहले मेरे दादी दादा और मेरी माँ से आप लोगों को पूछना होगा। अब सविता अपने घर के लिए चल देती है। पीछे पीछे ये लोग गाड़ी भी नहीं पहुँच पाते हैं और सविता के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो भूपेश था, इसके सारे दोस्त भी सविता के घर जाते हैं और वहां पर जैसे ही सविता की माँ भूपेश को देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि अरे बेटा, बहुत सालों बाद तुम्हारी शक्ल देखी है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। भूपेश जाते ही अपने सास के पैर छूता है, दादी सास के भी पैर छूता है और सभी के सामने माफी मांगता है और कहता है, दादी दादाजी और माँ, अब आप बड़े हैं, पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और वो अपने हाथ फैलाकर कहता है कि अपनी बेटी का हाथ दोबारा मेरे हाथों में दे दो, मैं उसके साथ जिंदगी जीना चाहता हूँ। दोस्तों, सविता की माँ के सामने इससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि अक्सर वो अपनी बेटी को देखकर अंदर ही अंदर भुना करती कि मेरी बेटी का जीवन क्या होगा, और यहाँ पर वो फट से हामी भर लेती और सभी दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और यहाँ पर जो दोस्त हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि भाभी हमारी हो गई, भाभी हमारी हो गई। और यहाँ पर सविता की माँ भी खुश हो जाती है और सविता का हाथ इसके हाथों में दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जो भूपेश होता है अपने घर जाकर सभी बातों को क्लियर करता है और भूपेश के दोस्त भी घर जाते हैं। सविता को सविता के घर ही छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर भूपेश कहता है कि माँ, मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, मेरा इतनी अच्छी पत्नी थी, और आपने मेरे कान ऐसे भरे कि उस वक्त मेरे दिमाग में कोई और बात नहीं आई और मैंने उस पत्नी को छोड़ दिया। सभी दोस्त कहते हैं कि अंकल आंटी,
उस लड़की की इन सब चीज़ों में क्या गलती थी जो आप उसकी गलती ढूंढते हो। बहुत देर समझाने के बाद दोस्तों उनके भी दिमाग में ये बात बैठती है और भूपेश दोबारा सविता के पास जाता है कुछ कपड़े लेकर। उन कपड़ों को सविता को पहनाया जाता है। पहले एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं, फिर उस गाड़ी को लेकर अयोध्या जाते हैं और वहां पर उस गाड़ी का पूजन कराया जाता है। सविता के भाई को सविता के जो भूपेश के दोस्त थे वो एक अच्छी नौकरी दिला देते हैं, जिससे सविता के घर का गुजारा हो जाता है। दोस्तों ये दोनों पति पत्नी जो 4 साल से अलग रह रहे थे, एक पत्नी जो फूल बेच रही थी, ये दोनों एक हो जाते हैं और सविता को भूपेश अपने घर ले जाता है और ये सभी अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों ये एक कहानी थी और ये एक स्टोरी थी, ये सच्चाई पर आधारित होती हैं। हमारे बीच ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी कभी ऐसी उलझन हो जाती है कि हम एक दूसरे की बात को ना सही से समझ नहीं पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो वो इंसान हमारे सामने नहीं होता है। अब दोस्तों हमारे एक भाई ने हमें कमेंट किया है कि मेरी पत्नी से मेरा डिवोर्स हो गया है, तो क्या मैं अब उनके साथ दोबारा रह सकता हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। उनका कमेंट जब मैंने पढ़ा तो थोड़े से वे उलझन में पड़े हुए हैं। पहली बात तो भाई, आप अपनी पत्नी से जब अलग हो गए तो पहले आपको उनके बारे में समझना था। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहानियाँ हम कौन सी लेकर आते हैं? वो कहानियाँ हम लेकर आते हैं जो गलती से अलग होते हैं या कन्फ्यूजन से अलग होते हैं या घर के किसी सदस्य के सिखाने से अलग होते हैं या किसी के झूठ से अलग होते हैं। ये उन लोगों की कहानी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं हमारे समाज में जिन दोनों के बीच में नहीं बनती है और एक दूसरे को वो हमेशा घृणा भरी नज़रों से देखते हैं, तो वो लोग भी तो अलग होते हैं, डिवोर्स थे। और दोस्तों आज हमारे समाज में डिवोर्स ना बहुत बड़ी जगह ले चुका है। हर कोई एक दूसरे से अलग हो रहा है। अक्सर पहले जब हमें सुनने को मिलता तो बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन, एक्टर, एक्टरनियों का डिवोर्स होता था, लेकिन हमारे ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आज आप लोगों को बता दूं, हमारे ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ बहुत बढ़ चढ़कर हो रही है और पति पत्नी बहुत एक दूसरे से अलग हो रही हैं। आज तक जो हमने फिल्मों में देखा था या जो फिल्म इंडस्ट्री में देखा था, सच में ही सही बोल रही हूँ, वो चीज़ें आज हमारे गांव तक आ चुकी हैं और गांव की जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें खराब करने में लगी हुई है। नए नए लड़की लड़के 1 से 2 शादी और 2 से 3। वरना आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर होते हैं, वो 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं। भाई अब तो जिम्मेदार भी कर रहा है और किसी के पास जिम्मेदारी नहीं है, वो भी 2-3 शादियाँ कर रहा है, बस कस समझ से परे। और जबकि बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म में तो आप लोग एक ही पत्नी रख सकते हो, लेकिन फिर भी कई कई पत्नियां रखी जा रही हैं और सबकी अपनी अपनी सोच अलग होती है। तो क्या कहोगे इस स्टोरी के बारे में? आपकी जो भी राय है। और उन भाई से मैं कहना चाहती हूँ, अगर एक कोशिश की जाए ना, आखिरी वक्त पर भी एक कोशिश की जाए तो शायद वो कोशिश कामयाब हो जाती है। तो भाई आप अपनी पत्नी से एक बार कोशिश तो कर सकते हो उनसे बात करने की। ये मेरा सुझाव है, आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपनी पत्नियों से प्यार कीजिए, कभी भी उन्हें धोखा मत दीजिए या उनकी बातों को आप सुनिए, अपने पास बिठाकर उनकी दिल की तकलीफ को जानिए, क्योंकि वो आपके पीछे आई हैं इस घर में और वो आपके पीछे रहती हैं। आपके पीछे ना वो सारे परिवार से प्यार करती हैं। अगर आप उनसे प्यार नहीं करोगे तो वो किसी को भी प्यार नहीं दे पाएंगे।